जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली यह क्लास हम पूरे एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 29 है। क्लास यह जो है सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। ऑप्शन है, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृहयुद्ध में भाग लिया था। सेकंड ऑप्शन है, यह महिलाओं को उन्होंने ब्रिटेन से नारी मताधिकार आंदोलन से भाग लिया। थर्ड ऑप्शन है, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए। फोर्थ ऑप्शन है, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अपनी अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अमेरिका के उन लोगों को समर्थित की जिन्होंने वहाँ के गुलामों को मुक्त दिलाई। 1863 में अब्राहम लिंकन के प्रयासों से अमेरिका को दास प्रथा से मुक्ति मिली थी। कब मिला था अमेरिका को जो दास प्रथा से मुक्ति मिली थी? 1863 में। 1863 में किसने दिलाई थी मुक्ति? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने 1873 में मुक्ति दिलाई थी दास प्रथा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों का संबंध में दिए गए दो कथन पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। सेकंड कथन है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प का चुनिए। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। यह बात गलत है। दूसरा कथन होगा, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। यह भी कथन गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है स्वतंत्र संस्थाएं हैं। यह कैसी संस्थाएं हैं, कैसा न्यायालय है? तो वह है स्वतंत्र न्यायालय है और ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही उनकी ओर से कार्य ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सा मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत में यूरोप ले गए? सूती कपड़े, मलिन यानी मलमल, फुटकर माल, मसाले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाल भारत से यूरोप ले गए थे? तो वह होगा सूती कपड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती कपड़े। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। कैलिको सूती कपड़े का एक प्रकार है जिसे पुर्तगाली केरल के कोलिकट से यूरोप ले गए थे। कहाँ से? केरल के
केरल के कॉलिकोट से पुर्तगाली जो है वह यूरोप ले गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। थर्ड ऑप्शन है, क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कर रहा है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, तो सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा? तो वह होगा, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। विषय के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा ऐसी विषय वस्तुओं को विकसित करना चाहिए जो विषय की सीमाओं को पार करके अनेक प्रत्ययों को सिखा सके। विषय की सीमाओं को पार करते हुए अनेक प्रत्ययों को सिखा सके, यही सबसे अच्छा उपागम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन, प्रवेधन खनन, उत्खनन, विवरित खनन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और यह क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो राइट है, कूपकी खनन कहा जाता है। कूपकी खनन विधि को भूमिगत खनन विधि भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वह है भूमिगत खनन विधि। भूमिगत खनन विधि के नाम से भी जाना जाता है, और इस विधि का प्रयोग उन खनिजों के लिए किया जाता है जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं। इस विधि का प्रयोग उन खनिजों के लिए किया जाता है जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं। अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं, तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का, निक्षेपण संसाधन का, वास्तविक संसाधन का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, संभाव्य संसाधन का यह एक उदाहरण है। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता है। इनका प्रयोग जो होता है वर्तमान में नहीं होता है, वर्तमान में नहीं होता है, परंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन का प्रयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है, भविष्य में किया जा सकता है।
वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है, किंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और लद्दाख में मिला यूरेनियम भी इसका एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त तापमान ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी में संग्रहित तापमान से प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और भारत में इसका संयंत्र हिमाचल प्रदेश के माणिकरण और लद्दाख में पुला घाटी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्थ शुष्क प्रदेशों में की जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रोपड़ कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है और यह बड़े बड़े बागानों में की जाती है। रोपड़ कृषि जो है यह बड़े बड़े बागानों में की जाती है। बड़े बड़े बागानों में यह कृषि जो है की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? चंडीगढ़, कोच्चि, बेंगलुरु यानी बेंगलोर, पुणे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो वह प्राप्त है बेंगलुरु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में अनेक शैक्षणिक संस्थान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसलिए इस शहर को मध्य तथा शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। विधायिका जो है यह संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो है संसद व राज्य विधानसभा, संसद व राज्य विधानसभा, संसद व राज्य विधानसभा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है विधायिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावी पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। सेकंड ऑप्शन है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। थर्ड ऑप्शन है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। फोर्थ ऑप्शन है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। फौजदारी मामले में सर्वप्रथम पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारण करना पुलिस का काम है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि साबुत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन ही सही है। यदि व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय लेना पुलिस का कार्य नहीं है, किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय लेना पुलिस का कार्य नहीं है, यह निर्णय न्यायाधीश द्वारा लिए जाते हैं। निर्णय जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो न्यायाधीश के द्वारा। न्यायाधीश के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस को जांच के दौरान मारपीट करने की अनुमति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। कथन भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प को चुनिए। ए गलत है, बी सही है,
ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं, ए सही है बी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया न्याय जो है वह अन्यायपूर्ण है। तो यह भी सही होगा। सेकंड कथन भी सही है, पहला भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। ए बी दोनों ही कथन सही हैं। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं और शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने की अनुमति तब देता है जब वह निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय लेना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो वह होगा कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। ऐतिहासिक विषय वस्तु का चुनाव करते समय शिक्षक को कार्यात्मक संबंध तथा निष्कर्ष स्थापित करने का विचार करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर चुनाव सूचना दी गई। कक्षा 7 हमारे अतीत या जो पृष्ठ संख्या 28 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षणिक विचार क्या होगा? विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन है, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है लंबा है, एक बारी फिर से पढ़ा जाए। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। आप पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आप शैक्षिक विचार क्या होगा? तो आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। पाठ के अंत में दिए गए अन्यत्र भाग के संबंध में शिक्षक का शैक्षणिक विचार है विभिन्न समाजों ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।